गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। मिक्स होंगे क्वेश्चंस की संख्या है आज 21। बताना 21 में से कितने मार्क्स आप आज लेके आए। ठीक है, तो थोड़ी सी ट्रिक्स होंगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, डीपली एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताना उन्हें लिखना, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। पहला क्वेश्चन देखो, व्यवहार संशोधन द्वारा किए गए सीखने के सिद्धांत, मतलब क्या कह रहा है, बिहेवियर का मॉडिफिकेशन किस सिद्धांत में होता है। हमें क्या बदलना है, व्यवहार का मॉडिफिकेशन करना है। तो ये किस में सबसे अच्छा होगा, तो ये होता है स्किनर के में। किसके में हो जाता है, स्किनर के में। अब मैं बताऊं कैसे। देखो आपने इन्होंने जो 2-3 चीज़ें दी थी ना, चैनिंग, शेपिंग जो दी थी ना, शेपिंग मतलब क्या होता है, शेप करना, व्यवहार को बदलना। ठीक है, उस तरीके से इसमें स्किनर आंसर होगा। स्किनर की एक किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसे याद रख लेना। ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और एक और दिया था इन्होंने प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, कोहलर ने क्या किया था, इन्होंने गेस्टाल्टवाद दिए। 1912 में गेस्टाल्टवाद आया था, चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, उसका नाम सुल्तान था। ठीक है, याद रखना। और गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है, बर्दीमर, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्थिति नकारात्मक शुद्धिकरण का उदाहरण है। नकारात्मक शुद्धिकरण मतलब पता है क्या क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखो पहले तो एक चीज़ समझो कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, देखो समझा रहा हूँ ढंग से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद होता था जब तक मैंने नहीं समझाता। ठीक है, तुम अभी एक क्लास में बैठे हुए हो और तुम्हारे जो एक पेंसिल है और वो बार बार टूट जाती है, तो टीचर क्या करेगा, उस पेंसिल को हटा के दूसरी पेंसिल दे देगा। तो वो हो गया आपके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब नेगेटिव चीज़ तो हटा दी और आपको क्या मिल गया, रीइंफोर्समेंट। आप एक क्लास में बैठे हो, आपको गर्मी लग रही है, गर्मी का टाइम है, टीचर गया और उसने पंखा चला दिया, तो नेगेटिव चीज़ को हटा दिया और उससे आपको क्या मिल गया, रीइंफोर्समेंट। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, एक दर्दनाक उत्तेजना को हटाना, मतलब ऐसी उत्तेजना जो आपको परेशान कर रही हो। एक और उदाहरण बताता हूँ रियल लाइफ। जैसे आप जा रहे हो रोड पे और बहुत सारा जाम लगा हुआ है और बार बार कोई हॉर्न बजा के परेशान कर रहा है, तो उसके हॉर्न को बंद कर देना। तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रीइंफोर्स, मतलब जो परेशान करी थी चीज़ वो आपको हटा देना। इसी को क्या कहते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि समझ में आया था। विलोपन का सिद्धांत किसने दिया, एक्सटेंशन किसके में हो जाता है। तो विलोपन किसके में होगा बताओ, ऑपरेंट कंडीशनिंग या संचालक, ये किसने दिया था, ये तो स्किनर ने दिया था। ठीक है, इनसाइट किसने दी थी, ये तो कौन सी है आपका, गेस्टाल्टवाद, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, और सरल से जटिल की ओर, ऐसे भी बोल सकते हो इसे, सरल से जटिल की ओर। आया था ये क्वेश्चन कि सरल से जटिल की ओर किससे संबंधित है, तो ये भी गेस्टाल्टवाद। मेरा गलत हुआ था, बता दे रहा हूँ, आप मत करना। तो देखो ये इसमें होगा क्लासिकल कंडीशनिंग। विलोपन देखो, जब घंटी तो बजे और उसके साथ खाना न मिले कुत्ते को, तो कुछ दिन तक तो आप मतलब वो लात टपकाएगा, फिर लात टपकाना बंद कर देगा। अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्चे को आपने कहा कि मेरे लिए 10 रुपये का सामान ले आओ। ठीक है, आपने उसे 10 रुपये दिए, तो बच्चा क्या कहेगा कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो आप कहोगे उससे कि चलो मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूंगा, तो सामान लेके आया, आपने उसे टॉफ़ी दे दी, तो वो तो अब खुश हो गया। नेक्स्ट टाइम आपने फिर कहा 10 रुपये का सामान ले आओ, तो टॉफ़ी दूंगा, तो वो सामान तो ले आया और आपने क्या नहीं दी, टॉफ़ी नहीं दी। तो एक बार वो चलो मान जाएगा, दूसरी बार भी ऐसा किया तो फिर वो नहीं जाएगा। वो उसे क्या समझ में आ जाएगा कि ये टॉफ़ी वॉफ़ी कुछ नहीं देते, बेवकूफ़ बना रहे, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, फिर वो तत्पर नहीं रहेगा तुम्हारा सामान लाने के लिए। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, शास्त्रीय कंडीशनिंग। किसने दी थी, पावलोव। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इसमें। ठीक है, और ये जो है ना, इसे और क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग को। देखो 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था पावलोव को इसी के लिए। ठीक है, याद रखना। और ये जो प्रयोग है ना, ये हॉपमैन मशीन पे किया जाता है, हॉपमैन। और जो पावलोव ने प्रयोग किए थे वो पैरोटिड ग्लैंड पे किए थे। ठीक है, जो लार जो आई थी ना, वो पैरोटिड ग्लैंड से आई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, इतना याद रख लेना और बाकी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कक्षा में एक उत्पादी बच्चा है, कैसे परेशान करने वाला उत्पादी, टीचर को पढ़ाने के बीच में बॉल से खेलने लगता है। बालक से बॉल ले लेती है, जो टीचर क्या करती है, बालक से बॉल ले लेती है। तो ये क्या है बताओ, क्या कर रही है ये, उसे पुनर्बलन दे रही है, पॉजिटिव दे रही है, तो वो क्या कर रही है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर रही है। जो क्या कर रही है वो, अच्छा तो इसका आंसर जो होगा वो नेगेटिव पनिशमेंट होगा। अब ये मैं बताऊँ क्यों होगा। तो कोई चीज़ जिसको आप हटा देते हो, हटाने का मतलब उसे
एक्शन को हटा देना क्या कहलाता है, नेगेटिव पनिशमेंट। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, जैसे कि आपने कोई काम दिया बच्चे को और वो करके नहीं लाया और होमवर्क उसने पूरा नहीं किया या गंदी राइटिंग में करके लाया, ऐसे समझो गंदी राइटिंग में करके लाया 1 पेज, तो आप उसे 4 पेज और लिखवाओगे कि अब इसे साफ साफ राइटिंग में लिख। अब वो जो 4 पेज लिख लेगा ना, तो यही उसे पॉजिटिव पनिशमेंट है, फिर वो अगली बार से सही राइटिंग में लिख के लाया करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखना। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान की परिभाषाओं, शब्द मानसिक क्रियाओं का मतलब क्या है। जो देखो मनोविज्ञान की परिभाषा और शब्द मानसिक प्रक्रिया, तो ये बाह्य व्यवहार है, दिख जाएगी कि आपके दिमाग में कोई मानसिक प्रक्रिया चल रही है, वो देख सकते हो, या मेरे में चल रही है तो कोई देख सकता है, कोई नहीं देख सकता। ये क्या है, प्रत्यक्ष तो होती नहीं, पशु व्यवहार होती नहीं, ये क्या है, आंतरिक प्रक्रिया दिमाग में चलती है, वो दिखती नहीं है किसी को। और पशु व्यवहार, ये क्या कहते हैं, एनिमल इंटेलिजेंस। और इसके ऊपर एनिमल इंटेलिजेंस ये बुक किसने लिखी है, ये लिखी है थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने क्या दिया था, CABD टेस्ट भी किया था। ठोस सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, ये सब किसके, इन्हीं के। और चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व के भी प्रकार बताए इन्होंने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा धारण करना, सीखना और स्मृति से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो देखो बताओ, स्मृति किससे रिलेटेड होती है, संज्ञान से ही तो होती है, तो संज्ञान मनोविज्ञान। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, ये है आपके पियाजे। कौन है, पियाजे, ठीक है। पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। किस पर प्रयोग किया था, अपने 3 बच्चों पर, ठीक है, लॉरेंट ल्यूसन और जैकलिन पे। और जो पियाजे हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक अवस्थाएं कितनी बताई, 4, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त, याद रखना। और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था, मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये इन्हीं की किताब है, ठीक है। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एक ये भी है, और थिंकिंग एंड लर्निंग एंड थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड ये भी है, ठीक है। लैंग्वेज एंड थिंकिंग ऑफ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थिंकिंग ऑफ चाइल्ड है, याद रखना। मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था, फ्राइड ने दिया था, ठीक है, याद रखना। इड, ईगो, सुपर ईगो, 3 तरीके की बताए थे इन्होंने। और मन कितने बताए थे, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ठीक है। व्यवहारवाद किसने दिया था, ये वॉटसन ने दिया था। किसने, वॉटसन ने। 2 प्रकार का बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, याद रखना। बस इतना याद रख लो, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की पहली शोध प्रयोगशाला किसके अध्ययन के लिए की गई थी। तो इसमें किसका अध्ययन होता था, किसने खोली थी, बुंट ने खोली थी। किसका था, चेतना का अध्ययन था। किसका था, चेतना का अध्ययन कर रहा था वो। किस पे आधारित है, संरचनावाद पे आधारित है, ठीक है। और कब खोली थी, 1879 में खोली थी, ठीक है, याद रखोगे। क्या याद रख लोगे, 1879, याद रहेगा। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, और ये जो कहाँ खुली थी, लिप्जिंग, जो कि जर्मनी में, वहाँ खुली थी, ठीक है, याद रखना। सामूहिक अचेतन मन, इसका प्रत्यय किसने दिया बताओ, सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय दिया युंग ने, ठीक है। किसने दिया है, सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय युंग ने, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही कथन बताना है इसमें से। देखो, मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक विवाद हैं, सही बात है। पूरे मनोविज्ञान क्षेत्र में अधिकांश पहलू पर खुद ही बीच सहमत है, नहीं, असहमत है, ठीक है। बहुत सारे कहते हैं, जैसे एक डिबेट चलती है ना, नेचर नर्चर डिबेट, जैसे हम लोग आनुवंशिकता से महत्वपूर्ण है या वातावरण, तो इसकी एक डिबेट चलती है ना, तो सहमत नहीं, असहमत है। मनोविज्ञान गंभीर सोच में संलग्न नहीं है, ये तो संलग्न है बहुत ज़्यादा। मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ विवाद हैं, गलत, बहुत विवाद है। आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, ये है ए, ठीक है, बहुत सारे विवाद हैं। नेक्स्ट, सामाजिक मनोविज्ञान इस पर जोर देने के कारण अन्य मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग है। तो किस पर जोर देता है सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान से रिलेटेड क्या है बताओ, क्या आएगा इसमें, किस दृष्टिकोण को जोर दे, प्रयोगशाला को देगा, गलत। मानवीय अंत्यक्रिया आएगा या ये आएगा। सामाजिक मनोविज्ञान इस पर जोर देने के कारण अन्य मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से अलग है। तो क्या चीज़ पे जोर देता है, ये देता है मानवीय अंत्यक्रिया पे। किस पे देता है, मानवीय अंत्यक्रिया पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। और मैं बताऊं, ये बाइगोत्स्की है ना, उसने क्या कहा है, हम अंत्यक्रिया करके सीखते हैं, कहा है ना ये बात, और बाकी लोग तो नहीं कहते इस चीज़ को, ऐसे भी याद रख सकते हो। और बाइगोत्स्की क्या थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, निर्मितवादी कहते हैं इन्हें, निर्मितवादी, याद रखना। नेक्स्ट, शैक्षणिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में, शैक्षणिक मनोविज्ञान, शिक्षा के रूप में मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो ये थॉर्नडाइक है। कौन है, थॉर्नडाइक। इन्होंने मुख्य नियम दिए थे, कितने दिए थे, 3 दिए थे। क्या फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म बताइए मैंने आपको, TAP, टैप, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। और कब दिए थे, 1898 में दिए थे। फुल ये मतलब पूछा गया कि कब दिए थे, ये डेट पूछी गई है, ठीक है, बड़े एग्जाम में पूछी गई है, हो सकता है आपसे भी पूछ ले। तत्परता के नियम को और क्या कहते हैं, रुचि का नियम।
अभ्यास के को उपयोग अनुपयोग का नियम, और प्रभाव के को सुख दुख या संतोष असंतोष का नियम, याद रखना। विलियम वुंट का बता दिया मैंने, प्रयोगशाला बनाई थी इन्होंने 1879 में। पहला बुद्धि लब्धि पर प्रयोग किसने किया था? 1905 में ये किया था बिने ने, याद रखना। और शैक्षणिक जो है मनोविज्ञान की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1900 से मानी जाती है, ये भी याद रख लेना। और इसमें जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे ये पूछा जाता है, शैक्षणिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परिवर्तन कब हुए? 1920 के दौर में, ये भी पूछा जाता है। और 1905 में तो बिने ने किया, 1908 में इन्होंने बिने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। अगर मानसिक परीक्षण बोल दे तो कैटल आएगा वहाँ पे, जो 16 PF दिया था जिन्होंने, संस्कृति मुक्त परीक्षण है ना वो, याद रखना। अलग अलग चीज़ें दोनों, मानसिक आयु पूछे तो दिया था बिने ने, मानसिक परीक्षण पूछे तो कैटल ने, ठीक है। और फिर 1912 में स्टर्न लेके आए थे अपना सूत्र IQ का, और फिर उसमें मॉडिफिकेशन किसने किया था? टर्मन ने किया था 1916 में, जो कि अभी चल रहा है। IQ बराबर MA/C/100, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, बात सही है। अच्छा, इसका एक शिक्षा शास्त्री पक्ष ये है कि पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। किसके मिलने चाहिए? पढ़ने लिखने के, परिचित भाषा जल्दी सीखेगा या नई भाषा जल्दी सीखेगा, सुनना बोलना। देखो, बच्चे में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, जन्म से ही बच्चा भाषा सीखता है। ये बात किसने कही है? चॉम्स्की ने इसका सपोर्ट किया था। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और यूनिवर्सल ग्रामर मेथड दिया था ना। इसका एक शिक्षा शास्त्री पक्ष ये है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा को आसानी से सीख जाएगा। अगर सही अवसर मिलते ना आपको, जैसे आपने इंग्लिश सीखने की कोशिश करी होगी, अगर आपको शुरुआत से इंग्लिश सिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर दिए जाते हैं, या बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, और जितने भी लोग हैं सब यही इंग्लिश ही बोलते हैं, या कोई ये ना बोलता, अगर जैसे आपने एक बार इंग्लिश बोली, अरे बड़ा अंग्रेज बन रहा है, हिंदी में ही बात कर ले, ऐसे बोलते हैं ना। अगर सब लोग तुम्हें प्रोत्साहित करते तो आप नई भाषा को बहुत आसानी से सीख जाते। आंसर हो जाएगा सी। इसे भी याद रखना, चॉम्स्की ने समर्थन किया था LAD और यूनिवर्सल ग्रामर मेथड, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 में कितने घंटे? 1000 घंटे पढ़ाता है टीचर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और एक चीज़ और पूछी जाती है, 220 दिन स्कूल चलता है और 4.5 घंटे डेली पढ़ाने होते हैं टीचर को। फिर सोच रहे होगे सर ये इतने घंटे कैसे हो जाते हैं? तो देखो, कुछ घंटे ना वो रजिस्टर वगैरह पूरे करता है, उसमें भी वो भी काउंट होते हैं इसमें, और जो घर पर मेहनत करता है ना पढ़ाई, ये सब भी काउंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था आपको, उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयों की पाठ्यपुस्तकों को महत्वपूर्ण देने का स्थान क्या है? तो देखो, जो महत्वपूर्ण ये है वो ये है, कार्यभार को कम करना गलत, शब्दावली का विकास करना गलत, दूसरे भाषा का ज्ञान देना, या हिंदी की पाठ्यपुस्तक को समावेशी बनाना। हम किस पे जोर देते हैं? समावेशी शिक्षा पे देते हैं। तो ठीक है, आंसर क्या हो जाए? समावेशी। अच्छा, 1 to 5 में कहता है कि टीचर को कितने घंटे पढ़ाना चाहिए डेली? तो 4 घंटे है, इसे भी याद रख लेना, ठीक है ना, याद रखना। आंसर हो जाएगा A। अच्छा, उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 वाले ना, तो ये क्या कहते हैं? गैंगेज कहते हैं इसे, गैंगेज कहते हैं। कब से कब तक होती है? 6 से 12, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पढ़ने का संबंध किससे होता है? पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आप अर्थ न निकाल पाओ उसका, तो कोई बिल्कुल बेकार है वो पढ़ना ही नहीं अगर जब तक अर्थ नहीं। आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, बच्चे में पठन के प्रति रुचि आपको जागृत करनी है, तो पाठ्यपुस्तक मतलब जो किताब है उसके अतिरिक्त किसका विकास करोगे? तो ये पूरक, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? NCF 2005 है ना आपका, उसमें लिखा हुआ है। तो NCF 2005 किससे लिया गया? सभ्यता और प्रगति। किसका निबंध है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और ये NCF किस पे आधारित है? निर्मितवाद पे। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? व्यवहारवादी थे। कितने लोग थे इसमें? NCF में 38, 35 इसकी सदस्य थे, और 3 क्या थे? NCERT से आए थे। इसकी सचिव कौन थी? श्वेता उत्पल, ठीक है, याद रख लेना ये जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ। और श्वेता उत्पल के अलावा भी ये चीज़ याद रख लेना, NCF की भाषागत, ये पूछा जाता है, भाषागत अशुद्धियों को दूर किसने किया था? नामवर सिंह, ठीक है, इतना याद रखना। आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट, सब कुछ ऐसे ही रिवाइज करा दूंगा, सारा याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना, बस रिवाइज करते रहना जैसे मैं करा रहा हूँ। 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए किसका परेशानी का? पढ़ने की परेशानी, पढ़ते समय परेशानी। पढ़ते समय क्या होता है? डिसलेक्सिया। डिस्कैलकुलिया मैथ से रिलेटेड होता है। अफेजिया बोलने से संबंधित होता है। डिस्ग्राफिया लिखने से होता है। एक होता है डिस्थीमिया। क्या होता है? थीमिया। ये डिस अपने आप लगा लें। डिस्थीमिया होता है तनाव से, ठीक है। एक होता है छोड़ो वो, एक होता है, ऐसे याद रखो, डिस्टोपिया। डिस्टोपिया, अब ऐसे याद रखो, जो पिया होता है ना, पिया मतलब पति, प्रेमी, ऐसे याद रखो। तो डिस्टोपिया में क्या होता है? दुनिया बेरंगी और उलझी हुई नजर आती है। इसे लिख लेना, ये पूछा जा सकता है। दुनिया बेरंगी और उलझी हुई नजर आती है। एक होता है कैटोनिया। कैटोनिया होता है घंटों एक ही मुद्रा में बैठा रहता है आदमी, मतलब बैठा ही रहता है, एक ही जगह बैठा है, बस एक ही मुद्रा में बैठा है, बैठा का बैठा ही सोचता है, पता नहीं क्या सोच रहा है,
कैटोनिया कहते हैं उसे। क्या होती है? कैटोनिया। कैटोनिया और डिस्टोपिया ये आपके लिए नई हो सकती हैं, ठीक है, तो याद रखना। और एक अलेक्सिया और सुना होगा आपने। अलेक्सिया होता है पढ़ने की शक्ति का बिल्कुल लोप हो जाना, ठीक है। एक होता है डिसलेक्सिया में तो कठिनाई होती है, और अलेक्सिया में लोप हो जाता है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक। व्यापक की बात कौन नहीं करते हैं? गिलफोर्ड। इसे मानते नहीं व्यापक शब्द को, याद रखना, ये पूछा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाए। चलो रख लेते हैं। निरंतर अवलोकन या कक्षाई अवलोकन, तो ये सबसे व्यापक और सतत का मतलब होता है निरंतर अवलोकन करो। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ये सुना होगा आपने टर्म। नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? याद होना, गलत। साहित्यिक लेखन और पुरस्कार संगोष्ठी, सबसे बड़ी बात है उसे पेडागोजी आती है कि नहीं आती, वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा अपनी चीज़ों को या नहीं कर पाएगा, समझा पाएगा नहीं समझा पाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ होनी चाहिए उसे। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे कमजोर प्रश्न पूछा है। सबसे कमजोर क्या है? दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा हो सकता है? ये तो सही है। सपनों का भारत कैसा होगा? सही है। समाचार चैनलों पर सार्थक तर्क सहित अपने विचार करो, सही है। अब देखो यहाँ भी थोड़ी सैचुरेटेड, जैसे अभिसारी चिंतन हो जाए जहाँ पे आपको लिमिट दे दे, वो ही क्या होता है? सबसे कमजोर प्रश्न होता है, जहाँ आपको लिमिट मिल जाए। अब ये कह रहा है केवल दो, किन दो घटनाओं का? लेखक ने किन दो घटनाओं का, मतलब आप इसमें वही आंसर दोगे जो आपको लेखक ने बताया हो, जो किताब में होगा। और इन तीनों में क्या होगा? आप खुद के अनुभव दोगे, तो खुद के अनुभव अच्छे होते हैं, और जो लेखक के होते हैं उन्हें केवल बता देना कमजोर पक्ष होता है। और एक चीज़ याद रखना, किन्हीं दो घटनाओं के बारे में, केवल दो घटनाओं के बारे में, इस तरीके से आता है ना, तो क्या हो जाता है? वो हो जाए कमजोर पक्ष, याद रखना, और कमजोर प्रश्न कह सकते हो आप। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण। पहले तो संज्ञा, फिर उसके बाद हम उदाहरण बता रहे हैं। तो क्या चल रहे हैं? कंठस्थ तो करा नहीं रहे, व्याकरण की जटिलता है नहीं, व्याकरण पर अधिक बल है नहीं, संदर्भ में व्याकरण पढ़ाते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? संदर्भ में व्याकरण, ठीक है, याद रखना। समवाय विधि कहते हैं इसे, ठीक है। और उदाहरण से नियम की ओर जब जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, तो ये होती है कौन सी? आगमन विधि। और इसे संदर्भ में व्याकरण, जहाँ पे व्याकरण आई तुरंत उसी से रिलेटेड बता दिया। नेक्स्ट, जैसे अब मैं क्वेश्चन आया, मैं तुरंत की तुरंत आपको बता देता हूँ सारे फैक्ट्स, वो क्या हो गया? संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना कहते हैं इसे, सबसे अच्छा माना जाता है इसे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहा है, बेकार है। विरुद्ध बात रख रहा है, ये भी बेकार। पश्चिम में तार्किक विश्लेषण करना आना चाहिए। 6 to 8 का बच्चा है, तार्किक विश्लेषण का मतलब क्यों है, कैसे है, रीजन क्या है, किस वजह से है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, ये सारी चीज़ें वो बता सके। वो ये बता सके ये सही तो है मगर ये 3 गलत क्यों है, उसे कहते हैं तार्किक विश्लेषण। तो ये करना आना चाहिए 6 to 8 वाले बच्चे को भाषा का। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वाणी अस्थायी है, मतलब आप अगर 20 किलोमीटर छोड़ो 50 किलोमीटर दूर चले जाओ तो बोली में अंतर आ जाता है। आपके यहाँ की कुछ बोली होगी और कहीं की कुछ होगी। अपने इंडिया में देख लो कितनी सारी बोलियाँ बोली जाती हैं, 22 तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और एक एक लैंग्वेज में पता है कितनी कितनी बोलियाँ हैं? हिंदी में ही हैं 10 तो, ठीक है। तो भाषा किसकी तुलना में तेज़ी से बदलती है? तो ये लिखित भाषा की तुलना में तेज़ी से बदलती है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो आज का आपका जो होमवर्क है, तो जो आपका होमवर्क है वो ये है, गैने ने सीखने के कितने स्टेप बताएं, कितने स्टेप बताएं, ठीक है, ये बताना। गिलफोर्ड ने कितने मन बताएं, मन के कितने प्रकार बताएं, चेतन अचेतन, इस तरीके से 2 बताएं या 3 बताएं, ठीक है, याद बता देना। और गिलफोर्ड के शिष्य कौन कौन थे ये भी बताना, ठीक है। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना, प्लीज़ शेयर कर देना यार, पूरा दम लगाया पढ़ाने में, बेईमानी नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी ना ईमानदारी से शेयर करके जाना। अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।